तो आपने शोहरत दी, इज्जत दी, उसकी आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए बात करते हैं। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, उन क्लिपों के अंदर आपकी भी बहुत सारी क्लिपें हिंदुस्तान में चलाई जाती हैं, क्योंकि गालिबन पढ़े लिखे लोगों की बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। होगी बैंकर है, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। अगर हम ट्रेड करते हैं उनके साथ तो आपको नहीं लगता कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल फिर भी हल नहीं होंगे। और दुश्मन उठाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। जी कि इंडिया के वज़ीर आज़म का फ्रांस जाना और उससे पहले फ्रांस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भारत में आना, ये डिस्कस करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि बदनाम सबसे ज़्यादा हम ही है नाज़रीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। खैर, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है हरीम शाह ज्यादा मशहूर है। मैं आप क्या बेचते हैं, है ना, बुरा ना मानिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नहीं, वो आजकल उनके इंटरव्यू आ रहे हैं मियाँ, वो इंटरव्यू ले रही हैं बड़ी बड़ी। अच्छा खैर, एनीवे, और भी क्या क्या है, खैर छोड़ें, अब इसमें हमने क्या बताना। अपने माशरे की तारीफ ही करें, अच्छा अच्छा बोलें, जैसे कहा जाता था, मीठा मीठा। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जनाबे वाला, आप इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं कि ये चार ममालिक कभी माशी तरक्की नहीं करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान वाले भी अपनी तारीख की किताबों में रोते रहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, साम्राज्य कुव्वतों ने हम पे कब्जा कर लिया, हम मुगल दौर में ये थे, हम राजपूत दौर में ये थे, तो जीडीपी हमारी ये थी। जीडीपी भी बताते हैं अपनी, जिस दौर में जीडीपी पता नहीं था कि होता क्या है, आपने किताबें पढ़ी होंगी। सर, ये चार कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। प्रॉब्लम इनकी वो है जो मैंने आपको बता दी। अब भी आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी जी। चले ठीक है, आप टैक्स पे बात आपने मुझे नहीं मैंने आपको इस वजह से, क्योंकि मुझे पता था आप कीड़े निकालेंगे इसमें आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर, और मैं आपको कीड़े निकालने नहीं दूंगा, क्योंकि मैशत बड़े मुश्किल से ठहरा हुआ है उसमें। नहीं, देखिए आईएमएफ प्रोग्राम का तो पता नहीं, हम आपके प्रोग्राम में कई एक साल से ज्यादा हो गया कह रहे हैं भाई आईएमएफ की तरफ जाएं, मिल गया ना। हालांकि मैं, आपने वो चार ममालिक की बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। दुनिया में तमाम, अगर आप हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो ये एक तदरीजी अमल है। जो अक़वाम अब बहुत ज़्यादा एक तरक्की की लेवल पे, जिसको कहते हैं औजे सरैया पे हैं, वो किस ज़माने में वो अक़वाम हमसे भी पीछे थी, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें शऊर आया और वो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। मैं बरमला कहता हूँ, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई वो झिझक भी नहीं है इस चीज़ को कॉन्फेस करने में कि आप देखें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत सारे एस्पेक्ट्स से हम तो आगे चला गया है। की बात कर रहे हो ना? नहीं, आप आगे 2000 से पहले चले जाओ ना। नहीं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे ज्यादा स्लो थी। हम ठिग्गा इतना सा मुल्क है, पूरा दिन हमारे बारे में सोचते रहते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठी, पूरा दिन बड़बड़ बड़बड़ पाकिस्तान, सारे मसाइल की वजह पाकिस्तान। ये तो सास बहू का ड्रामा हो गया, सास भी कभी बहू थी। ये देखे सर, 2000 से पहले इनकी कोई वो वक़्त नहीं थी, ये उसके बाद नहीं देखे उनकी वक़्त नहीं थी। 20 साल मैं आप देखें, उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री है, मैं नहीं मानता। मैं आप अगर आप मुझे इजाजत दें तो ठीक, अब उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। मैं यही, अब पाकिस्तान के ऊपर भी यही हमारी पहले बेहतर थी तो हम बोले हम बेहतर थे। मेरी अर्ज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही एक समझ लें कि बॉटम लाइन पे खड़ी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेहतर कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है। अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है, उसके सेक्टर्स बढ़ सकते हैं, हमारा कल्चर, बहुत सारी चीज़ें उसमें, सोचने समझने का अंदाज, चीज़ें एक सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास भी बिजनेस एक्यूमेन है। अगर इंडिया के पास बहुत सारे बिलियनर है तो वो हमारे पास भी आ सकते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम, ये ज़ाहिर है कि कभी कभी ऐसी मायूसी की बातें हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत में पोटेंशियल मौजूद है। हमें थोड़ा सा, हम बेहतर स्टेबिलिटी अगर लेके आ जाएं, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ अपने मुल्क को तवज्जो दें, तो हम, वो दिन दूर नहीं है कि अब इकोनॉमिक। ये विजिट कैसा होगा, इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करने की हैं, ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जब अगर आपको याद हो कि मोदी साहब ने जाना था अमेरिका, और जैक सुलिवन एनएसए, और पर्टिकुलरली वही आए थे वाइट हाउस से, और उससे पहले थोड़ा अर्सा पहले डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी आए थे। सो आप इससे इमेजिन ये कर लें कि इंडिया किस तरह की चीज़ें जो है उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि विजिट को इतनी अहमियत है कि उससे पहले प्रॉपर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में वो कर रहे हैं।
उनके जहाज़ आते हैं, और इस दफ़ा तो भारत से भी मेरा ख्याल है 2 या 3 जहाज़ जो हैं वो जा रहे हैं, राफेल ही जा रहे हैं जो भारत ने रिसेंटली एक्वायर किए थे, ख़रीदे थे। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो विज़िट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप देखें कि इनकी एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, फ्रांस की सफ़रान उसे बोलते हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल हाई टेक ग्रुप है जो कि एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा परफॉर्म कर रहा है। उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एमैनुअल मैक्रोन है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है सफ़रान को। सफ़रान ऑब्वियसली इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होगी सफ़रान, कि वो जॉइंटली जो है वो डेवलप करे, डिज़ाइन करे, मैन्युफैक्चर करे इंजन्स जो कि इंडिया को दिए जाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये भारत जो है वो उसने एक चीज़ है कि जो भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO जिसे बोला जाता है, उसने बेसिकली रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी थी सिक्योरिटी उसको भी अप्रोच किया था। और उसमें क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब बैठे होते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्विन इंजन जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो, और उसका जो ये कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। अब आप इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली सर्चिंग फॉर द स्टेल्थ जो है वो जहाज़ों की तलाश में है, पर्टिकुलरली। और इसका जारी बात है फॉर द सेक ऑफ चाइना एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इनको बड़ा एडवांटेज होगा। पाकिस्तान के पास तो कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खैर एनी हाउ इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का ये जो ट्रिप है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिका में मोदी साहब का विज़िट हुआ था जिसमें GE414 इंजन जो डील हुई थी, और अभी ये जो चीज़ है कि मैक्रोन साहब जो हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपनी जो इनकी जो मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है सफ़रान को, कि वो जॉइंटली डेवलप करे, जैसे मैंने पहले कहा, टेस्ट करे और मैन्युफैक्चर करे, और ताकि इंडिया को इस एडवांस किस्म की ये जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये ट्विन इंजन ये दिया जा सके। आप पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है, हमें इल्म भी नहीं है, और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या ख़ुद यूरोप चले जाएंगे, मगरबी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप शायद इस बात से इल्म है कि अगले चंद मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाज़े अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। मैं नहीं जानता कि ये जानबूझकर बाय डिज़ाइन बाय प्लान ऐसा किया गया है या फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। बात की है इसके पीछे कहानी कुछ और है और किस तरह से पूरे यूरोप में ये आग फैलती जा रही है, लेकिन इसका खुमियाजा बिल आखिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, जंग ज़दा तीसरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को अपने मुल्क में आके रहने की इजाज़त दी थी कि जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। क्योंकि फॉर्चुनेटली, किस्मत से या बदकिस्मती से, अजीब मैं क्या बात कहूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इस बात को, कि फ़्रांस में इस वक्त जो कुछ हो, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो लोग ये दंगे फसाद कर रहे हैं, वो फ्रांसीसी बाशिंदे नहीं हैं।